नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल खबर अब उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि कुर्सी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और इसके कई कारण भी है। 2023 से लेकर अब तक 24 चली गई, 25 चली गई, 26 चौथा महीना आ चुका है। इन चौथे महीने के आने के बाद अब प्रदेश में जो सरकार मौजूदा है वो सिर्फ अब 10 महीने की मेहमान है और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। कोई तो कारण रहा होगा। कई लोग हम पर सवाल उठा सकते हैं कि आप कहां से खबरें लाते हो, तो आप हमें बताइए फिर मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। कोई तो कारण होंगे, कोई तो वजह होगी। लगातार डेटें तय हो जाती हैं, तिथि छट जाती है, काले और सफेद दिनों का मतलब निकल जाता है और उसके बावजूद ये तय नहीं हो पा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो जो सूत्रों से और सुगबुगाहट आ रही है वो ये आ रही है कि जिस दिन होगा, एक आपने सुना था कि गुजरात में पूरा मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ, ऐसी ही कुछ चर्चा उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार पोस्टर बॉय बने हुए थे, तो असम के पोस्टर बॉय के सामने ज्यादा अपनी सिस्टम दिखाते नजर नहीं आए। अब तक उनका 1 दिवसीय दौरा हुआ है, 2 विधानसभा में उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। कल 6 तारीख और परसों 7 तारीख को 5 बजे प्रचार थम जाएगा। तो क्या अप्रैल में कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में खेल होगा? अखिलेश यादव की जो पीडीए की पहली रैली हुई और ऐसी जगह हुई जहां समाजवादी पार्टी का बड़ा जनाधार नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी 2022 की। अब वो अपना कोई साथी खोज रही थी। ऐसे में वहां एक पहली रैली करके और उस रैली में उमड़ा जनसमूह बीजेपी को बेचैन किए हुए है और इसी से घबराई बीजेपी। सुनने में आ रहा है कोई बड़ा फैसला कर सकता है। आए दिन नए नए पोस्टर आ रहे हैं और वो अपने में ही उलझ जाते हैं, परिवारवाद की राजनीति की बड़ी मिसाल देते हैं और पता लगता है कि लेटर आता है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष का बेटा, प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी, उनकी पुत्र वधू सभी मेंबर हो जाते हैं। बड़ा पोस्टर हाईलाइट हो जाता है। तो आलोक सर, क्या ये सब वो चीज हो रही है जो एक 2017 में सपा के साथ गुजर रहा था, वही बाकिया 2026 में अब बीजेपी के साथ गुजरता नजर आ रहा है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के किसी भी परिवार को कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन जिस खेमे को सबसे ज्यादा पंकज चौधरी से परेशानी, उसने कल एक खबर चलवा दी, उनकी बहू, बेटी और उनके बेटे को महाराजगंज में पद दे दिया गया, महाराजगंज जिला भाजपा की कार्यकारिणी में। अब आप समझते हैं कि कौन खेमा ज्यादा मजबूत है। पंकज चौधरी के पास तो कोई पीआर टीम अभी है नहीं। अभी जो उनके भाजपा के प्रवक्ता है, सब कुछ तो पुरानी टीम के हैं। एक तो ये समझिए। अब जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, 28 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था कि आप आइए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कीजिए। 9 साल से यशस्वी योगी जी मुख्यमंत्री है और वहां पे योगी और मोदी को सुनने के लिए किस तरह से भीड़ लाई गई, ये किसी से छिपा नहीं है, छिपा नहीं। और उसके बाद एक पार्टी जो सत्ता से 9 साल से बाहर है, जिसका अपना कोई जनाधार नहीं है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा में, इन तीनों जगह पे जो पार्टी का जनाधार नहीं है बहुत ज्यादा, वो एक रैली करती है और उस रैली में लाल रंग का जनसैलाब दिखता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना मिश्रा जी, वो असली खबर है जिसपे किसी की नजर नहीं। 14 अप्रैल को बहन जी बड़ा आयोजन कर रही है लखनऊ में। 14 अप्रैल को अखिलेश के सिपाही गांव गांव संविधान बचाओ, अब संविधान को लेकर गोष्ठी करेंगे गांव गांव, सेक्टर सेक्टर। और
चूंकि योगी पे से भरोसा हट गया है, तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर आ रहे हैं, जो सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। जी हां, मैं चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं। वहां से नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं किसका? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। और दिन क्या चुना है? 14 अप्रैल। 60 दिनों में तीसरी बार योगी के गढ़ में, जिनको कुछ पेड पत्रकार कहते हैं कि योगी संघ की शक्ति से लोग लैस हैं, और कुछ पेड पत्रकार ये लिखते हैं कि योगी मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है। उस योगी पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे नरेंद्र मोदी। और सोचिए, जब आसाम के चुनाव के बाद 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने जा रहा, बंगाल जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत लगाए हुए है कि इस बार किसी भी तरह से उसको सरकार बनानी है, उस 14 अप्रैल को समय निकाल के नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कहां? सहारनपुर में। ये मैंने आपको क्यों बताया? 2 महीने में तीसरी रैली है नरेंद्र मोदी की। मेरठ में रैपिड रेल का उद्घाटन, फिर जेआर एयरपोर्ट का उद्घाटन, और ये और जेआर एयरपोर्ट के उद्घाटन पे तो मजाक के पात्र बन गए हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहली कॉमर्शियल फ्लाइट वहां से 2 महीने बाद शुरू होगी। अरे कॉमर्शियल फ्लाइट जब 2 महीने बाद शुरू होगी तो क्या जरूरत थी उसको रैली को 28 मार्च को कराने की? आपने आनन फानन में तारीख ले ली प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि सपा जो है 6 महीने से 29 मार्च की रैली की तैयारी कर रही थी। और सपा की रैली से उमड़े जन सैलाब से नरेंद्र मोदी की आंखें खुल गई हैं। और मोदी जी 14 अप्रैल को, क्योंकि बंगाल में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो यक्ष प्रश्न है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अपने हाथ से निकल गया तो 2027 में एनडीए अपना राष्ट्रपति नहीं चुन पाएगी। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, किसी दलित या ओबीसी की ताजपोशी हो सकती है। ऐसे नहीं योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च को लोक भवन में बोला कि कुर्सी तो आज है कल नहीं रहेगी। इसके पहले तो योगी आदित्यनाथ नहीं बोलते थे कुर्सी है आज है नहीं रहेगी। लगातार हालात ऐसे हो गए उत्तर प्रदेश में, उनसे संभल नहीं रहे हैं। और उसके बीच एक और खबर आती है कि अमित शाह से मिलने पहुंच गए केशव मौर्य। मुझे लगता है अप्रैल के महीने में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आप किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते देख सकते हैं, क्योंकि एनडीए ने जीत हासिल की बिहार में इसलिए क्योंकि पिछड़े समाज का एक कद्दावर नेता नीतीश कुमार चेहरा था। अब नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि उत्तर भारत में या किसी भी राज्य में अगर आपको चुनाव जीतना है तो दलित या ओबीसी चेहरे को सामने लाना पड़ेगा। और एक खबर बनारस से आई है आज, बनारस से मोहन यादव भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 1 हफ्ते में दूसरी बार बनारस। आज वो सामान्य व्यक्ति की तरह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंच जाता है बहुत फेमस श्री राम भंडार कचौड़ी और जलेबी की दुकान पर। वहां के बनारसी लोग दंग रह गए, कह रहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सपरिवार आ गया। मोहन यादव ने सबसे बातचीत की, वहां कचौड़ी सब्जी खाई, लस्सी पिया और खुद पेमेंट किया। क्या योगी आदित्यनाथ को आपने किसी से इस तरह जनता के बीच में जाते देखा है? और सादगी की चर्चा हो रही है कि कमाल का मुख्यमंत्री है। वैसे शिवराज सिंह चौहान भी बहुत साधारण
जीवन जीते थे। लेकिन बनारस में मोहन सिंह यादव की सादगी देखकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। आप समझिए हालात। और कल की घटना सुनिए। कल मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर दूर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण थाना, क्योंकि उस थाने की जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री आवास, प्रदेश के नेता विपक्ष समेत तमाम हाई कोर्ट के जजेस के की सुरक्षा करना, सब कुछ करना। वो महत्वपूर्ण थाना गौतमपल्ली, उस थाने में इंस्पेक्टर रत्नेश सिंह, जरा नाम सुनिएगा ध्यान से, इंस्पेक्टर रत्नेश सिंह, हमारे यूपी के दर्शक समझ जाएंगे कि चार्ज क्यों मिला था। वो साहब एक व्यक्ति को लाते हैं, रात को पकड़कर उसे 2.5 लाख वसूलते हैं, ऐसा आरोप है, और सुबह छोड़ दिया जाता है। वो पीड़ित व्यक्ति सुनते हैं मुख्यमंत्री आवास पहुंच गया, उसने जनता दर्शन में अपनी बात कही, जांच हुई और खबर आई कि लखनऊ के गौतमपल्ली थाने के 22 लोगों को क्या कर दिया गया, लाइन हाजिर। इस खबर को और सजाती के एंगल को दबाने के लिए शाम को एक और खबर आती है कि यूपी एटीएस ने चार जो है आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया, ताकि रत्नेश सिंह की जो वसूली का खेल उस पर ज्यादा चर्चा ना हो। वैसे दर्शकों को बता दूं कि रत्नेश सिंह की जगह विपिन सिंह को चार्ज दिया गया है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मिश्रा जी हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। आलोक सर, बड़ा ही विडंबना बन गई है। जैसे अभी आपने चर्चा की कि मोहन यादव आते हैं बनारस, और बनारस आकर वो एक कचौड़ी की दुकान पर चले जाते हैं, सबके साथ मिलकर कचौड़ी खाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कभी अमरूद वाले की दुकान पे, तो कभी चाय वाले की दुकान पे, कभी हाईवे पे, कभी कहीं वो चलते उठते बैठते लोगों के पास पहुंच जाते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, लोगों की समस्याएं पता लग जाती थी। लेकिन पिछले 9 साल में कोई ऐसा मौका नहीं हमने देखा कि मुख्यमंत्री आए और भीड़ में घुस गए, भीड़ में जाकर उन्होंने लोगों से बात की, लोगों से पूछ लिया क्या हाल है। इसके कुछ कारण समझ में आए, क्या वजह है? अब देखिए कारण क्या समझ में आया, जब इनके खास पत्रकार लिखेंगे कि योगी संघ की शक्ति से ज्यादा लैस हो गए हैं, अब संघ की शक्ति से लैस हैं, ये बताया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट हैं, मोदी से ज्यादा पॉपुलर बताए जा रहे हैं। अरे मोदी से ज्यादा पॉपुलर हैं योगी आदित्यनाथ, तो आसाम में सिर्फ एक ही दिन अब तक क्यों प्रचार किया है? अब तो चुनाव प्रचार खत्म होने में 48 घंटे भी नहीं बचे हैं सर। नहीं, 72 घंटे हैं अभी, कल 5 है, 6, 7, 72 घंटे का समय बाकी है। हाँ 72 लगभग 64 घंटे मानी, क्योंकि परसों शाम को 7 तारीख मंगलवार शाम 5 बजे बंद हो जाएगा, तो 64 घंटे का समय बाकी है जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए मायावती ने कमर कस ली है, वो अपने कोर वोटर्स को अपने से जोड़ना चाहती हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, हर जगह संविधान पे चर्चा होगी, संविधान के हक को कैसे, संविधान से कैसे खतरा है, कैसे खतरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ये देखिए तमाम चीजें चल रही हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, और अब चुनाव की घोषणा होने में 8 महीने से भी कम का समय बाकी है। जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 4था महीना चल रहा है। और आनंद फानंद में सहारनपुर की पोजीशन थी कि आप थोड़ा, मैं कहूंगा कि अरुण मिश्रा जी से कि कुछ वो जो हिंसा फैली थी 2017 में अम्बेडकर जयंती के दिन, जिससे नायक बनकर उभरे थे चंद्रशेखर रावण, तो सबकी निगाहें पश्चिम उत्तर प्रदेश में। भैया अगर योगी आदित्यनाथ मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो मोदी को बार बार क्यों आना पड़ रहा है? जरा मुझे बताइए आप, क्यों आना पड़ रहा है? आप बताइए।
और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है दिल्ली से देहरादून, तो उसकी रैली सहारनपुर में क्यों हो रही है, देहरादून में क्यों नहीं हो रही है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? इसका सरकार तीनों मतलब जगह बीजेपी की है, सरकार तो तीनों जगह बीजेपी की है, कहीं से नहीं, भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इसका और चुनाव मतलब क्या सर, एक और बात है कि हम्म, उत्तराखंड में भी चुनाव 27 में है, तो अगर चुनावी राज्य में जा रहे हैं तो भी उत्तराखंड से कर सकते हैं। नहीं, जब एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है दिल्ली से, खत्म हो रहा है देहरादून में, वही मैंने कहा। तो उसके उद्घाटन के दिन रैली सहारनपुर में क्यों रखी गई है? नहीं, उसका तो ये रीजन बताता। साफ साफ रीजन ये है कि सहारनपुर मायावती की कर्मस्थली के तौर पर माना जाता है, चंद्रशेखर की हाँ, कर्मस्थली है। पहली बार जब सहारनपुर पूरा दलितों मायावती का गढ़ विधायक है। बनी थी, आप ये देखिए ना, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, ये वो क्षेत्र है दलित राजनीति का गढ़ है। जाटव बड़ी संख्या में है, और इन्हीं जाटवों ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। और 14 तारीख को वही अखिलेश यादव फिर संविधान लेकर निकल रहे हैं। वो तो गांव गांव जा रहे हैं, सेक्टर सेक्टर जा रहे हैं, और मायावती जी लखनऊ से शंखनाद करेंगी। तो इसका और मतलब अखिलेश यह बोला यादव के जाए तीनों दल फिर मैदान में है 14 तारीख को। और जब जानते, जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आ जाती है। जब जब सपा बसपा उत्तर प्रदेश से मजबूत हुई है, भाजपा जो है फिर वो 2 अंकों में सिमटी है। आप उदाहरण देख लीजिए, 2002 का चुनाव, 2007 के चुनाव, 2012 के परिणाम। एक समय में भाजपा का वोट बैंक 37-38% से नीचे आता था, वो घट के 2002 में आ गया 18%, 2007 में आ गया 16%, 2012 में आ गया 14%। तो फिर से प्रदेश त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ जा रहा है, और भाजपा के साथ तो यह है कि सुखत ब्राह्मण बुरी तरह से नाराज है। ये 17-18% जो वोट इनका जो ओरिजिनल वोट बैंक है, जो इनको कभी नहीं छोड़ के गया, उसमें भी एक बड़ा वर्ग भाजपा से नाराज है। परिस्थितियां एकदम अनुकूल नहीं है, और अखिलेश यादव का पीडीए जमीन पे जिस तरह से दिख रहा है उसकी लहर, उसके मद्देनजर अगर अप्रैल के महीने में किसी दलित या ओबीसी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देख लीजिएगा तो आश्चर्य मत कीजिएगा शिव कुमार जी। हाँ, बीजेपी चौंका सकती है। नाम कौन होगा ये कोई नहीं जानता। कोई नया ओबीसी या दलित चेहरा आएगा, और मुझे लगता है कि यूपी और बिहार दोनों में एक ही दिन नए मुख्यमंत्री कार्यभार संभालेंगे। फिर तो सर एक बड़ी खबर होगी, और बड़ी कई लोगों के तो होश उड़ जाएंगे, कई लोगों का बल्ब अरे बुझ होश क्या जाएगा। उड़ना है क्या भाई, जीवन पर पट्टा लिखा है क्या? 2024 में भारतीय जनता पार्टी करारी हार खा चुकी है लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से जमीनी हालात उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं बदले, दिन पर दिन और खराब हो रहे हैं, और एक आत्ममुग्ध व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। उसके अधिकारी उसको बताते, उसके प्रशंसक आप बताते हैं कि आपका तो प्रधानमंत्री बनना तय है। लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जीत हासिल की थी, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। 2022 लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के बाद कुछ जगह उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर। उसमें भाजपा ने कैसे जीत हासिल की थी, लोग इतने नाराज हुए कि लोकसभा चुनाव में कई जगह पे भाजपा का खाता भी नहीं खुला। तो परिस्थितियां बिल्कुल विकट हैं,
आज 4 तारीख इंतजार कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो सर क्या ये चुनाव से असम में दूरी क्यों, जब योगी से ज्यादा, छोटा सा एक टिप्पणी चाहेंगे कि अरे भाई वो भी तो भाई योगी अपने भ्रम में जी रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, योगी ये प्रशंसक, क्योंकि वहां पे योगी से आज की डेट में हिंदुत्व के बड़े नेता बन के उभरा कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। पूर्वी भारत में हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। उड़ीसा में सरकार बनी, आसाम को बचाए रखा, तो हेमंत बिश्व शर्मा बड़ा चेहरा बन गए हैं, जबकि वो ओरिजिनल भाजपाई भी नहीं है, ना वो किसी मठ से आते हैं। सर कर्म करने में और प्रचार के जरिए बड़ा बनने में बड़ा अंतर होता है। चलिए सर, आपने बड़ी अंदर की खबर और बहुत ताकतवर खबर दी है। दर्शक इस पर विचार करें, खुद भी मनन करें दर्शक कि क्या इस खबर में दम है। जिस हिसाब से अभी हमने चर्चा की कि चाहे वो बिहार का चुनाव रहा, महाराष्ट्र का चुनाव रहा, दिल्ली का अगर छोड़ दें, दिल्ली में शायद 1 या 2 रैली होने के बाद फिर दिल्ली में रोक दिया गया था। उसके बाद अब ये असम का और 5 राज्यों का चुनाव है, तो इसमें अभी पहले दिन वो प्रचार में निकले हैं, जबकि केरल में खत्म हो जाएगा, पंडुचेरी में खत्म हो जाएगा एक ही दिन, उसके बाद 2 राज्यों में रह जाएगा। अब 2 राज्यों में, तमिलनाडु में तो शायद मुश्किल ही नंबर लगे, लेकिन बंगाल में देखते हैं कितनी रैली होती है, वो भी सब सामने आ जाएगा। फिलहाल अरे फिर वही मैं याद दिलाऊंगी, अचानक से मुख से क्यों निकला कि मुख्यमंत्री कुर्सी आज नहीं तो कल जानी है। बिल्कुल आपका सवाल जायज है कि आखिर क्यों ये आई चर्चा। इससे पहले और एक बार जब तेजी पकड़ी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं मठ चला जाऊंगा, फिर बच गया था मामला। चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।